Namaskar दोस्तों, welcome to our channel. So today we are in the second part of our revision of breach of contract. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था what is breach, टाइप्स ऑफ ब्रीच एंड उसके इफेक्ट्स, एंड सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आज रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट ब्रीच में डिटेल से रेमेडीज़ ऑफ ब्रीच में डिटेल में जाने से पहले हम जस्ट 1 मिनट लगा के ना फर्स्ट पार्ट में जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि ब्रीच क्या था, टाइप्स ऑफ ब्रीच क्या था एंड उसके इफेक्ट्स क्या थे. So breach simply means the failure of a party to perform his or her part of obligation under the contract. अब दो टाइप के ब्रीच होते हैं हमारे, एक एंटिसिपेटरी ब्रीच एंड एक एक्चुअल ब्रीच. बात करें एक्चुअल ब्रीच की तो एक्चुअल ब्रीच सिंपली मीन्स इफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज और हर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द शेड्यूल डेट फिक्स फॉर परफॉर्मेंस, देन ही इज सेड टू हैव कमिटेड द एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब एक्चुअल ब्रीच भी दो टाइम पे हो सकता है, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू या फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब अगर बात करें एंटिसिपेटरी ब्रीच की तो एंटिसिपेटरी ब्रीच सिंपली मीन्स इफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज और हर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द शेड्यूल डेट ऑफ परफॉर्मेंस इज राइट, देन ही सेड टू हैव कमिटेड द एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब ये एंटिसिपेटरी ब्रीच दो तरीके से हो सकता है, ईदर एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स रिटन और स्पोकन और इम्प्लाइडली बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. अब आता है इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच. सो भाई अब क्योंकि प्रोमिसर ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करा है तो प्रोमिसी भी अपनी परफॉर्मेंस क्यों दे. सो प्रोमिसी इज़ ऑल्सो एक्सक्यूज्ड फ्रॉम गिविंग हिज परफॉर्मेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. अब प्रोमिसी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, ईदर टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर द परफॉर्मेंस डेट एंड फाइल अ सूट अगेंस्ट द प्रोमिसर टू क्लेम डैमेजेस फॉर द लॉसेस सफर्ड बाय हिम, या फिर अदरवाइज उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो वेट कर ले परफॉर्मेंस ड्यू डेट का. क्या पता प्रोमिसर अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दे, अगर कर देता है तो ठीक, अगर नहीं करता है तो हम उसके अगेंस्ट केस फाइल करके डैमेजेस क्लेम कर लेंगे. अब इस सेकेंड केस में प्रोमिसर का भी बेनिफिट है, इवन दो उसने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से मना कर दिया है बट स्टिल उसके पास एक फाइनल चांस है कि वो परफॉर्मेंस डेट पे अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर सकता है. एंड क्योंकि एज अ प्रोमिसी मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करा है अभी तक, तो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ऑपरेटिव है एंड इस केस में प्रोमिसर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का भी बेनिफिट ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट में. सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी स्टडीड इन द पार्ट 1. अब हमने यहाँ तक तो देख लिया कि प्रोमिसर ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करा है एंड कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो चुका है. बट अब ने ये देखना बाकी है कि भाई इस ब्रीच की सिचुएशन में जो अग्रीव्ड पार्टी है यानी कि जो प्रोमिसी है उसके पास क्या राइट्स बचे हैं, तो अब हम उस पर बात करते हैं. सो मेनली अग्रीड पार्टी के पास यानी कि प्रोमिसी के पास 5 रेमेडीज़ होती है: सूट फॉर डैमेजेस, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन एंड फाइनली सूट अपॉन कॉन्टरमेरी. सबसे पहले बात करते हैं सूट फॉर डैमेजेस की. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होगा तो जो प्रॉमिसर है हो सकता है उसको कुछ लॉस सफ़र करना पड़ जाए. अब वो लॉस किसी भी टाइप का हो सकता है, ऑर्डिनरी हो सकता है, स्पेशल हो सकता है, राइट. तो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेज होते हैं एंड उन्हीं को कवर करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डैमेजेस भी होते हैं. तो मेनली हमारे पास 5 टाइप के डैमेजेस भी होते हैं. स्टार्ट करते हैं हमारे पहले डैमेज से, डैट इज़ ऑर्डिनरी डैमेजेस. सो ऑर्डिनरी डैमेजेस हमारे वो डैमेजेस होते हैं विच नेचुरली अराइज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स. माने ये वो लॉसेज होते हैं जो कि पार्टीज़ को कॉन्ट्रैक्ट बनाने टाइम ही पता होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ तो ये पर्टिकुलर पॉसिबल लॉस है जो कि हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. एंड इस ऑर्डिनरी डैमेजेस में हम कोई भी रिमोट लॉस कंसिडर नहीं करते हैं, कोई भी इनडायरेक्ट लॉस यानी कि लॉस ऑफ प्रॉफिट्स टाइप, वो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है. एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और बी के बीच में डिसाइड हुआ है कि मिस्टर ए एक हफ्ते बाद मिस्टर बी को 100 प्लास्टिक बॉटल सप्लाई करेंगे एट अ प्राइस ऑफ 10 पर बॉटल. बट एक हफ्ते बाद क्या होता है, मिस्टर ए मिस्टर बी को बॉटल सप्लाई करने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर बी को वो सेम 100 बॉटल्स किसी और सेलर से ख़रीदनी पड़ती है मार्केट में एट अ प्राइस ऑफ 12 पर बॉटल. अब उनको यहाँ पे सीधे सीधे 2 रुपये का नुकसान हो गया जो कि नेचुरली हुआ. कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की वजह से उनको नेचुरली 2 रुपये का नुकसान हुआ जो कि मिस्टर बी मिस्टर ए से रिकवर कर सकते हैं एज ऑर्डिनरी डैमेजेस. अब आते हैं स्पेशल डैमेजेस पे. सो एज द नेम सजेस्ट कुछ तो स्पेशल होगा इसमें. तो स्पेशल डैमेजेस हमारे स्पेशल लॉसेस के लिए दिए जाते हैं. जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई स्पेशल सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से प्रोमिसी को स्पेशल लॉस हो सकता है एट द टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसे केस में प्रोमिसी उस स्पेशल लॉस के लिए स्पेशल डैमेज क्लेम कर सकता है फ्रॉम द प्रोमिसर. बट कंडीशन है कि प्रोमिसी को स्पेशल सर्कमस्टांस का नोटिस पहले से ही देना पड़ेगा प्रोमिसर को एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब इसको और क्लियरली समझते हैं एक एग्जांपल से.
फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिस्टर ए और बी के बीच में, वेयर मिस्टर ए इज़ अ पर्सन हु हैज़ अ फैक्ट्री एंड मिस्टर बी इज़ द ट्रांसपोर्ट एजेंट। अब मिस्टर ए मिस्टर बी को एक मशीन देते हैं और बोलते हैं बी भाई ये मशीन मेरी फैक्ट्री में डिलीवर कर देना विद इन 2 days। ये तो हो गया नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। अब ए यहाँ पे एक स्पेशल सर्कमस्टांस इंट्रोड्यूस करते हैं बी के सामने। ए बोलते हैं कि भाई बी देखो इस मशीन की एब्सेंस की वजह से ना मेरी फैक्ट्री में मेरा काम रुका हुआ है। अगर आप ये मशीन मेरी फैक्ट्री में डिलीवर नहीं करते हो या फिर देर से डिलीवर करते हो तो मेरी फैक्ट्री में काम रुक जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी एंड मुझे लॉसेस होंगे। अब ए ने यहाँ पे स्पेशल सर्कमस्टांस का नोटिस दे दिया बी को। अब इस केस में अगर बी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया यानी कि मशीन डिलीवर नहीं करी या फिर देर से डिलीवर करी तो ना ही सिर्फ उसको ऑर्डिनरी डैमेजेस देने पड़ेंगे बट ऑल्सो बी ने जो डिलीवरी डिले करी, देर से डिलीवर किया, तो उस डिलेड पीरियड में ए की फैक्ट्री को जितना भी प्रॉफिट्स का नुकसान हुआ ड्यू टू नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ड्यू टू नॉन वर्किंग ऑफ फैक्ट्री, वो सारा लॉस ऑफ प्रॉफिट्स भी बी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा ए को, बिकॉज ए ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बनाने टाइम ही इस स्पेशल सर्कमस्टांस का नोटिस दे दिया था बी को कि अगर आप फैक्ट्री में मेरी मशीन डिलीवर नहीं करोगे टाइम पे तो मेरी फैक्ट्री में काम रुक जाएगा। सही है। अब इस एग्जांपल में ना एक और केस ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वो डिले वाला पीरियड था हमारा जब मशीन देर से डिलीवर हुई थी, तो मान लो उस डिले वाले पीरियड में ना मिस्टर ए को गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने का, बट मिस्टर ए उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाया बिकॉज उनके पास मशीन थी ही नहीं फैक्ट्री में वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए। तो अब मिस्टर ए को एक बहुत बड़ा लॉस हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो अब क्वेश्चन बनता है क्या मिस्टर ए उस लॉस को, वो जो स्पेशल लॉस हुआ उनको, उसको कॉम्पनसेट करवा सकते हैं मिस्टर बी से? सो आंसर इज़ नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? कि भाई वो जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला दैट वाज अ स्पेशल सर्कमस्टांस जिसका नोटिस बी को नहीं दिया गया था एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड हमने स्टार्टिंग में ही कंडीशन देखी थी, अगर आपको स्पेशल डैमेज क्लेम करना है तो स्पेशल सर्कमस्टांस का नोटिस आपको एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसर को देना पड़ता है। अब यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का कोई नोटिस दिया ही नहीं गया बी को, तो उससे हुआ नुकसान भी आप क्लेम नहीं कर सकते बी से। अब थर्ड टाइप ऑफ डैमेज हमारा आता है एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस। अब ये डैमेजेस दिए जाते हैं इन केस ऑफ लॉस ऑफ रेपुटेशन या फीलिंग्स हर्ट हो गए या इमोशनल लॉस के केस में। जनरली 2 ही केस होते हैं यहाँ पे। पहला होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। फॉर एग्जांपल जैसे एक लड़के ने एक लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया शादी का एंड शादी से जस्ट पहले लड़की ने लड़के को मना कर दिया शादी करने से। अब यहाँ पे लड़के को जो इमोशनल डैमेज पहुँचा, उसकी जो फीलिंग्स को हर्ट हुआ, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पे उसको विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस मिल सकते हैं फ्रॉम लड़की। अब सेकंड केस हमारा आता है रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंक्स। जैसे किसी बंदे के अकाउंट में भर भर के पैसा है बट स्टिल बैंक ने उसका चेक डिसऑनर कर दिया। फॉर एग्जांपल ले लो कोई बड़े बिजनेसमैन है, मुकेश अंबानी हो गए, अडानी साहब हो गए। अब उनके पैसे बैंक में कितना पैसा है आप सोच भी नहीं सकते, बट स्टिल बैंक ने उनका चेक डिसऑनर अगर कर दिया तो सोचो उनकी रेपुटेशन को कितना नुकसान होगा, मार्केट में उनकी क्रेडिट वर्दिनेस कितनी ख़राब हो जाएगी। सो ऐसे रेपुटेशन लॉस, क्रेडिट लॉस के केस में आपको विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस ग्रांट किया जा सकता है बाय द कोर्ट। अब फोर्थ टाइप का डैमेज हमारा आता है नॉमिनल डैमेजेस। अब नाम से ही पता चल रहा है नॉमिनल मतलब बहुत थोड़ा सा। तो नॉमिनल डैमेजेस एक नेग्लिजिबल कॉम्पनसेशन अमाउंट होता है जो कि कोर्ट ग्रांट करती है टू द प्रॉमिसी या फिर अग्रीड पार्टी। एंड ये डैमेजेस उन केसेस में दिए जाते हैं जहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो है बट एज सच प्रॉमिसी को या अग्रीड पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो जस्ट डिग्री ऑफ कोर्ट मेंटेन करने के लिए, लाइक आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कुछ तो पनिशमेंट आपको मिलनी ही चाहिए, चाहे छोटी से छोटी ही सही। इसलिए कोर्ट बोलता है प्रॉमिसर को कि एक छोटा सा अमाउंट वो अग्रीड पार्टी को यानी कि प्रॉमिसी को दे दे। एंड दिस अमाउंट कैन इवन बी ₹1 और इवन लेसर देन दैट, लाइक 10 पैसा और समथिंग। सो फाइनल टाइप ऑफ डैमेज हमारा आता है प्री फिक्स्ड डैमेजेस। अगेन एज द नेम सजेस्ट, प्री फिक्स्ड मतलब वो अमाउंट जो आपने पहले से फिक्स करके रख लिया है। तो प्री फिक्स्ड डैमेजेस मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट बनाने टाइम ही एक अमाउंट फिक्स कर लिया है जो कि एज कॉम्पनसेशन दिया जाएगा अग्रीड पार्टी को इन केस कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करती है। तो अब ये प्री फिक्स्ड डैमेजेस भी 2 टाइप के हो सकते हैं, पेनल्टी या फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस। नाउ लिक्विडेटेड डैमेजेस इज अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द लाइकली लॉस विच कैन हैपन। मतलब ब्रीच की वजह से जो लॉस आपको हो सकता है उसका एक रीजनेबल अमाउंट। बट ऑन द अदर हैंड पेनल्टी एक अनरीजनेबल अमाउंट होता है विच इज़ फिक्स्ड टू फोर्स द अदर पार्टी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जिसका लॉस के अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है।
अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो मैंने डिस्टिंक्शन आपको अभी बताया पेनल्टी का एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस का, ऐसा डिस्टिंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लॉ में किया जाता है। इंडियन लॉ में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। एंड इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि सेक्शन 74 हमारा बोलता है कि कोई भी कोर्ट हो, चाहे इंडियन कोर्ट हो चाहे इंग्लिश कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट वो अमाउंट एज कॉम्पनसेशन नहीं देता है टू द अग्रीड पार्टी जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज प्रीफिक्स करती है कॉन्ट्रैक्ट में। कोर्ट हमेशा एक अग्रीड पार्टी के लॉस का रीजनेबल एस्टिमेट निकालता है एंड देन वो रीजनेबल अमाउंट एज कॉम्पनसेशन अवॉर्ड किया जाता है टू द अग्रीड पार्टी। बट अगेन एक चीज़ है यहाँ पे कि कोर्ट जो अमाउंट एज कॉम्पनसेशन अग्रीड पार्टी को दे रहा है, दैट अमाउंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द अमाउंट फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दोनों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि अगर आगे चल के कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ब्रीच करती है तो एग्रीड पार्टी को 1 लाख रुपये कॉम्पनसेशन मिलेगा। लेटर ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है जिसकी वजह से बी को 50,000 रुपये का नुकसान होता है। अब मामला जाता है कोर्ट में। अब आप बताओ कोर्ट बी को कितना कॉम्पनसेशन देगा? 1 लाख रुपये? जी नहीं, कोर्ट देगा 50,000 एज कॉम्पनसेशन। कोर्ट क्या देता है हमेशा? रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द लॉस। अब फॉर एग्जांपल यहीं पे बी को 1.5 लाख रुपये का नुकसान हुआ होता तो कोर्ट कितना कॉम्पनसेशन देता बी को? 1.5 लाख? जी नहीं, कोर्ट देता है 1 लाख रुपये एज कॉम्पनसेशन। क्यों? बिकॉज कोर्ट कभी भी उस अमाउंट से ज़्यादा कॉम्पनसेशन नहीं दे सकता जो कि आपने ऑलरेडी फिक्स कर लिया कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि 1 लाख रुपये। सो ये पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस का डिस्टिंक्शन एंड कोर्ट क्या कॉम्पनसेशन अवॉर्ड करती है ऐसे केसेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। इसको आप दोबारा से ज़रूर पढ़ना। सो अब हमारे डैमेजेस सारे हो चुके हैं। इसके बाद हमारी 4 रेमेडीज़ बची हैं। सेकेंड रेमेडी हमारी आ जाती है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल है। देखो यार, अगर प्रोमिसर ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से मना कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, अब ऐसे केसेस में एग्रीड पार्टी के पास भी एक राइट होता है कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे एंड प्रोमिसर के अगेंस्ट केस फाइल करे एंड डैमेजेस क्लेम कर ले। सिंपल। थर्ड रेमेडी हमारी आती है सूट फॉर इंजंक्शन। अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को निगेट कर रही है, मतलब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं कर रही है, उनके अगेंस्ट में काम कर रही है, तो ऐसे केस में हम कोर्ट में सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करके उसको ऐसा करने से रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल शाहरुख खान और एटली द प्रोड्यूसर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि शाहरुख खान अगले 1 साल तक एक्सक्लूसिवली एटली के लिए काम करेंगे। बट कुछ दिनों बाद ना शाहरुख खान राजकुमार ईरानी के पास जाने लग गए एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए। तो ऐसे केस में एटली शाहरुख खान को ऐसा करने से रोक सकते हैं, राजकुमार ईरानी के पास जाने से रोक सकते हैं बाय फाइलिंग अ सूट फॉर इंजंक्शन इन द कोर्ट। सो फोर्थ टाइप की रेमेडी हमारी आती है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कोर्ट को लगे कि मॉनेटरी कॉम्पनसेशन या मॉनेटरी डैमेजेस आर नॉट अ सफिशिएंट रेमेडी फॉर द प्रोमिसी अग्रीड पार्टी। तो ऐसे केसेस में कोर्ट में ऑर्डर द प्रोमिसर या फिर जो पार्टी इन डिफ़ॉल्ट है टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन या प्रॉमिस एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो डैमेजेस या कॉम्पनसेशन पे करने की जगह जो उसका प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन बनता था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो उसको पूरा करे एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बी को बोला कि मैं आपको एक एंटीक पेंटिंग ला के दूँगा और बी उसके बदले में एक सर्टेन सम ऑफ मनी देगा ए को। अब लेटर ऑन ए जो है वो पेंटिंग लाने से मना कर देता है। अब कोर्ट ऐसे केस में बोल सकती है ए को कि यहाँ पे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन डैमेजेस इनफ रेमेडी नहीं है बी के लिए। सो कोर्ट बोल सकती है ए को टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑब्लिगेशन एज इट इज़, मतलब वो पेंटिंग ला के दे, डैमेजेस देने की ज़रूरत नहीं। अब फाइनल रेमेडी हमारी आती है क्वांटम मेरी। नाउ क्वांटम मेरी सिंपली मीन्स पेइंग फॉर एज मच एज द वर्क डन, मतलब जितना भी काम किया है उस काम के बदले मुझे पैसे मिलने चाहिए। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बाद में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ ने जितना भी काम किया होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस काम के बदले में उनको रीज़नेबल अमाउंट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे ए जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है वो बी के लिए एक 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाएंगे। अब 6 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं एंड 2 फ्लोर्स बिल्डिंग के ऑलरेडी बन चुके हैं। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है। अब ऐसे केस में जो 2 फ्लोर्स ए ने ऑलरेडी बना दिए हैं, उन 2 फ्लोर्स के जितने भी पैसे बनते हैं लाइक कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स, वो सारा पैसा ए को मिलना चाहिए फ्रॉम बी। बिकॉज एज पर क्वांटम मेरी अगर एक पार्टी ने पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन प्रॉमिस अपना पूरा कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उस पार्ट ऑफ प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन का जितना भी पैसा बनता है उसको वो मिलना चाहिए फ्रॉम द अदर पार्टी। अभी क्वांटम मेरी थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्मल डैमेजेस। नॉर्मल डैमेजेस क्या होते हैं? वो कॉम्पनसेटरी इन नेचर होते हैं, मतलब अगर सामने वाली पार्टी को कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए डैमेजेस दिए जाते हैं। बट
कॉन्टेमेरी इज रेस्टिट्यूटरी इन नेचर, मतलब अगर सामने वाली पार्टी ने कोई बेनिफिट रिसीव किया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उस बेनिफिट का जितना भी रीजनेबल अमाउंट बनता है उसको देना पड़ेगा टू द अदर पार्टी जिसकी वजह से वो बेनिफिट रिसीव हुआ है। अब देर आर सडन स्पेसिफिक केसेस जहाँ पे कॉन्टेमेरी अराइज होता है। पहला है व्हेन एन अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, मतलब अगर एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड निकल जाते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितना भी काम ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया गया था बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, उस काम का जितना भी पैसा बनता था वो तो उनको मिलना चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्टेमेरी अराइज हो जाता है। दूसरा आता है व्हेन समथिंग इज़ डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेशियसली, मतलब आपने सामने वाले पर्सन के लिए कुछ काम किया बट वो काम करते वक्त आपका कोई सेवा भाव वाला इंटेंशन नहीं था, मतलब वो काम आपने ऐसा नहीं कि बिना पैसे के लिए किया, वो आपने पैसे के लिए किया था। तो अगर आपने कोई काम पैसे के लिए किया था तो आपको पैसे मिलने चाहिए। तीसरा आता है वेयर देयर इज़ एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट देयर इज़ नो अग्रीमेंट एज टू रेम्यूनरेशन, मतलब आपने ये तो डिसाइड किया कि सामने वाले के लिए कुछ काम करेंगे बट रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं की कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे। वो आपने रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं करी है तो कॉन्टेमेरी लग जाएगा वहाँ पे एंड आपको एक रीजनेबल अमाउंट मिल जाएगा। चौथा केस आता है व्हेन वन पार्टी अबेंडन्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर एक पार्टी रिफ्यूज़ कर देती है, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगी, तो दूसरी पार्टी ने जितना भी काम ऑलरेडी कर दिया होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस काम के बदले उसको पैसे मिल जाएंगे। अगेन कॉन्टेमेरी राइज हो जाएगा। अब फिफ्थ केस हमारा आता है वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज़ एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए बी के लिए 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाएगा एंड बी उसके बदले कुछ पैसे देगा। अब ए 2 फ्लोर्स ऑलरेडी बना चुका है एंड नाउ ए खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। ऐसे में बी इज़ अ पार्टी हु इज़ नॉट इन डिफ़ॉल्ट हैज़ एन्जॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, उसके 2 फ्लोर्स तो बन गए ना, तो ऐसे में 2 फ्लोर्स का जितना भी पैसा था उसको ए को देना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कि आप पार्ट्स में तोड़ सकते हो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट था 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाने का, अब उसको आप फ्लोर वाइज तोड़ सकते हो, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, राइट। तो अगर हमारे 2 फ्लोर्स ऑलरेडी बन चुके हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट्स को 2 फ्लोर्स में तोड़ सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों कंप्लीट हो चुका है। सो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।